क्वेश्चन को पढ़ के भी समझना है कि पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ चाइल्ड हु हैज पार्शियल विजन, यानी एक बच्चा है जिसको आंशिक रूप से दिखता है, यानी क्लियर विजन नहीं है उसका पूरी तरह से, दृष्टि आंशिक है उसकी, यानी ठीक से नहीं देख पाता, थोड़ा कम है क्षमता, या हाफ देख पाता है, जो भी है पार्शियल है, बेसिकली कंप्लीटली विजन में दिक्कत है। बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 है, शुड बी एनकरेज टू ऑप्ट फॉर होम बेस्ड एजुकेशन, कि उसको कहो कि घर पे बैठ के पढ़ाई करो, स्कूल में मत आओ क्योंकि तुम ठीक से नहीं देख सकते हो। तो ये हो जाएगी बेवकूफी, हर बच्चों को आप सेम स्कूल में पढ़ा सकते हैं स्पेशल प्रोविजन के साथ। नीड्स टू बी है ना सेपरेट इंस्टीट्यूशन, गलत तरीका, सेग्रीगेट नहीं करना, अलग नहीं करना, अलगाव, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के नियमों के खिलाफ है सेग्रीगेशन, तो इसलिए हम बच्चों में भी सेग्रीगेशन नहीं करते, अलगाव नहीं करते, इंक्लूड करते हैं उनको। शुड बिकम अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर स्कूल विद इंक्लूसिव प्रोविजंस, यही बात जो हमने थोड़ी देर पहले भी की थी किसी और क्वेश्चन में, कि हमें समावेशन करना है हर बच्चे का, एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चे के लिए शिक्षा। तो हमें थोड़े बहुत फेर बदल करके अपने सिस्टम में फेर बदल करना है, अपने सिस्टम में चेंज लाना है, ना कि बच्चे में। बच्चे को थोड़ी हम उसका विजन ठीक कर देंगे अगर नहीं किया जा सकता तो हम सिस्टम में चेंज लाएंगे, उसको आगे बिठाएंगे। जो यू साइकिल होती है, यानी यू शेप की सिटिंग अरेंजमेंट है या सर्कल अरेंजमेंट है, उसमें बिठाएंगे बच्चे को, या आगे बिठाएंगे अपने पास, ताकि वो थोड़ा क्लियर देख सके, या सुनने में दिक्कत है तो भी ये काम कर सकते हैं, ब्रेल लिपि का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बिल्कुल ही दिक्कत है। तो शुड बी इन अ रेगुलर स्कूल विद नो स्पेशल प्रोविजन, नहीं, अगर रेगुलर स्कूल में आपने डाल दिया और स्पेशल प्रोविजन नहीं है बच्चे के लिए तो वो किसी काम का नहीं है। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, जैसे ये क्या है, ये आपका एक यू टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट है, फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं इसको हम, है ना, कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन में फिक्स्ड नहीं होना चाहिए कि जो बच्चा फर्स्ट सीट पे बैठ गया उसी को बैठा रहने देंगे जीवन भर, नहीं। हम कहते हैं ना रोटेशन चलता है क्लासरूम में, और रोटेशन में भी हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो हम उसको, होते हैं ना पेरेंट्स, तो वो कहेंगे हमारे बच्चे को ज्यादा दिक्कत है आंखों में या उसको नंबर बढ़ रहा है तो आप उसको आगे ही बिठाइएगा, ऐसे कह के जाते हैं ना क्लासरूम में टीचर्स को, तो आपने भी अपनी क्लास में देखा होगा। तो ये बात सही है कि हमें ध्यान रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि जिस बच्चे को ज्यादा समस्या है उसको उस तरह से ध्यान रखना है उस चीज का। जैसे जो स्क्रीन है या व्हाइट बोर्ड है या टीचर की टेबल है, यहां से सब कुछ विजिबल है, यदि आपने बच्चे को, इसको कहते हैं सर्कल अरेंजमेंट एक तरह का, या यू टाइप का ये सिटिंग अरेंजमेंट है, तो बच्चा जो ब्लाइंड स्टूडेंट की पोजीशन है वो यहाँ सेंटर में हो, या फिर जिसको विजुअली पार्शियली देख सकता है या हियरिंग इंपेयर्ड है, तो यहाँ उसको सेटल किया जा सकता है, उसके लिए ये अच्छा प्रोविजन रहेगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 28 क्वेश्चन है, 5 6 7 क्वेश्चन और हैं आपके, फटाफट से जवाब देंगे आप। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट से जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 21, 21वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अ स्टूडेंट विद विजुअल इंपेयरमेंट। देखो विजुअल इंपेयरमेंट पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि विजुअल इंपेयरमेंट होती भी बहुत बच्चों को है। हाँ, आदि बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज से संबंधित बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट वगैरह है, वो भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की अगर मैं बात करूं पिछले 2-3 बार से क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा, लेकिन वो इंक्लूसिव एजुकेशन का अलग से एक सेशन लेके जिसमें मैं लर्निंग डिसेबिलिटीज के क्वेश्चन अवॉइड करूंगी, उसमें इंक्लूड करूंगी, वहां आपको लग सकता है कि मुश्किल है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई तो ये वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होते हैं। आए हुए क्वेश्चन है D2+B से लेके ओ टेट से लेके आपका सी टेट से लेके अलग अलग जगह पे आए हुए क्वेश्चन है, और कुछ नए क्वेश्चन है, अपनी तरफ से थोड़ी बनाए मैंने कि नहीं आएंगे, और अभी रिसेंट के ये ऐसा नहीं है कि बहुत 15 साल पुराने हैं, हद से हद 3 से 4 साल पुराना कोई क्वेश्चन अगर है मैक्स टू मैक्स। दृष्टिबाधित छात्र के लिए फायदेमंद क्या नहीं होगा, नॉट, बताइए। टैक्टाइल रिपीट होते हैं और क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन थोड़ी मुश्किल आते हैं पेपर में, ये तो भ्रांति है, लोग जबरदस्ती मुश्किल 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 के नाम पे। टैक्टाइल ग्लोब, किसी को कोर्स बेचने का लालच हो, किसी को कुछ और हो, तो वो कहेगा नहीं नहीं अब तो सिर्फ मुश्किल आते हैं, तो वो काम तो मैं नहीं कर सकती यार, एथिकली वो मुझे ठीक नहीं लगता। पेपर का पैटर्न चेंज है, लेकिन ये नहीं है कि सब कुछ मुश्किल ही पूछा जा रहा है, वो एक मॉडरेट लेवल, इजी लेवल और डिफिकल्ट क्वेश्चंस की संख्या लिमिटेड होती है, तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप हर तरह का क्वेश्चन कर देंगे। टैक्टाइल ग्लोब, टैक्टाइल होता है वो मटेरियल जिसको टच और फील किया जा सके, और विजुअली इंपेयर्ड बच्चे के लिए वो मटेरियल बहुत ही बेहतर होता है जिसको टच और फील किया जा सकता है, क्योंकि बच्चा देखने में तो उसको समस्या है, लेकिन अगर कोई चीज है तो उसको टच तो करके वो पता कर सकता है कि चाहे कोई शार्प चीज हो सकती है बट उसको लगे ना उस तरह की होनी चाहिए, तो वो टच और फील करके बता दे कि हाँ ये कोई मेटल है, जब उसने इस ग्लास को टच किया मान लीजिए, है ना। तो टैक्टाइल मटेरियल, ब्रेल बुक्स हो सकती हैं, जो ब्रेल लिपि है 6 पॉइंट्स बेस्ड होती है आपकी, लुई ब्रेल ने दी थी, तो वो बच्चे, इवन आजकल जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, कि जो स्क्रीन पे आ रहा होगा वो बच्चे को सुनाई दे जाएगा, वो रीड कर देंगे सॉफ्टवेयर्स, तो वो बच्चा जिसको देखने में दिक्कत है तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बुक्स विद स्मॉल प्रिंट,
यानी छोटे प्रिंट वाली पुस्तकें, ये हो जाएगी बेवकूफी। यदि आप ऐसे बच्चे को जिसको देखने में दिक्कत है और उसको छोटे छोटे प्रिंट की किताब दे दी, वो बड़े पढ़ने में उसको दिक्कत है बड़े प्रिंट में, और आपने छोटा छोटा लिख के दे दिया। भाई अगर विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है तो थोड़ा सा बड़ा लिखिए आप बोर्ड पे भी, है ना, लेटर्स को थोड़े बड़े रखिए नॉर्मल से। ये नहीं है कि अगर देखने में दिक्कत हो तो बहुत छोटे छोटे लेटर्स बनाने, भाई पहले ही दिक्कत थी आपने और छोटे बना दिए तो नॉर्मल बच्चे को भी ना दिखे, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा फटाफट से। समावेशी शिक्षा पे एक क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन इंप्लाइज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा बी मेड अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल्स। नहीं, ईडब्ल्यूएस कोटा प्राइवेट स्कूल्स में भी होता है कि 25% सीट्स रिजर्व रहेंगी इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, है ना, तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में ही होगा, ये आरटीई कहता ही है आपका। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज शुड बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल्स ओनली, सिर्फ स्पेशल स्कूल में रखो, ओनली इंग्लिश पढ़ाई जाए उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं। ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज बी प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन, हर बच्चे को आप गुणवत्ता वाली शिक्षा दीजिए। इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहता है, हर बच्चे के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, हर किसी के लिए शिक्षा, चाहे कोई बच्चा गिफ्टेड है, बहुत अच्छा आईक्यू है, बहुत कम है, देखने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, कोई और समस्या है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है जिसको हम कहते हैं चलने फिरने या हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है। आता है क्वेश्चन नंबर 23 with respect to inclusion of students with disabilities in regular schools, which of the following provision is against the right of persons with disabilities act RPWD Act 2016, जिसमें हमने 21 डिसेबिलिटीज की बात की है और 1995 वाला जो PWD एक्ट था उसको यहाँ पे अपडेट किया गया, इसके द्वारा, इसके माध्यम से रिप्लेस किया गया। अगर मैं कहूं, सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है या अगेंस्ट है या सही नहीं है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार? पहला ऑप्शन है एक्स्ट्रा टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन पेपर। हाँ, अगर बच्चा कोई डिसेबिलिटी है, उसको लिखने में दिक्कत है या देखने में दिक्कत है, तो हम एक्स्ट्रा स्क्राइब वगैरह भी देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं जो स्पेशल बच्चा है उसके लिए, जो CWSN कहते हैं ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब टू मीट दी स्टूडेंट्स नीड्स, अगर स्क्राइब की जरूरत है, आपके सीटेट में भी ऑप्शन होता है कि यदि कोई बच्चा है जो देख नहीं सकता तो अपने साथ स्क्राइब ले जा सकता है जो लिख के उसके लिए, तो ये भी सही है। कंपलसरी सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज एंड कोर्स, यही गड़बड़ हो गई कि लैंग्वेज का कोर्स कंपलसरी करना एकदम गलत तरीका है, वो चूज करेगा। ये तो नॉर्मल बच्चे के लिए भी है कि वो ऑप्शंस चूज कर सके, मदर टंग और बाकी ऑप्शंस चूज करने का। कंपलसरी नहीं है कि कोई भी लैंग्वेज आपने अपनी तरफ से थोप दी बच्चे पे, ये तो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि आप भाषाओं को थोपिए मत, है ना। रीजनेबल एकोमोडेशन एज पर इंडिविजुअल्स नीड्स, इसमें क्या दिक्कत है? ये आपको गलत क्यों लग रहा है? ये तो अच्छी बात है ना। देखो, नॉट अगेंस्ट पूछा था, प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं, ठीक है ना। क्या हो गया आपकी हिंदी को? व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करना तो अच्छी बात है, यानी आप एकोमोडेट कर रहे हैं। रीजनेबल एकोमोडेशन मतलब कि आपने एकोमोडेट कर लिया, चेंज कर लिया अपने सिस्टम में जैसी बच्चे की नीड है। एक बच्चा है जो व्हील चेयर से आता है, तो आपने स्कूल में सीढ़ियां नहीं बनवा के छोड़ दी, आपने रैंप बनवाया है। दिल्ली के स्कूल्स में, काफी स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में रैंप की सुविधा है कि वो बच्चा चढ़ने की जगह वो सीढ़ियां तो नहीं चढ़ेगा जो व्हील चेयर वाला बच्चा है, या बैसाखी से अगर कोई बच्चा आता है स्टेशन, तो वो क्या करेगा, वो रैंप से जा सकता है, नॉर्मल बच्चा भी और उसकी व्हील चेयर भी जा सकती है। तो ये एकोमोडेशन है एज पर इंडिविजुअल की नीड के अनुसार। या कोई बच्चा जिसको सुनने में दिक्कत है तो उसको आगे बिठा लिया, ये भी एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब समायोजन, एडजस्टमेंट है एक तरह का। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही हैं, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल को और समाविष्ट करने की क्षमता को, यानी कॉम्प्रिहेंड, समझने की क्षमता को, यानी मैं जो बोल रही हूं समझ नहीं पा रहा व्यक्ति, या टीचर जो बोल रहे हैं क्लासरूम में वो समझने में दिक्कत है, बातचीत में दिक्कत है, कम्युनिकेशन में सुन के समझने, इन सब में दिक्कत है, तो ये डिसकैलकुलिया है, भाषा संबंधी विकार होगा। डिसग्राफिया है, भाई कैलकुलिया में तो कैलकुलेशन संबंधी होगा, यहाँ पे भाषा की बात हो रही है, ग्राफिया में लिखने संबंधी होगा। डिस्फोरिया है कि उत्साह में कमी आ गई है, नहीं, ये है डिस्फेजिया या अफेजिया लिखा होता तब भी बात सेम ही थी, वो थोड़ी परमानेंट कंडीशन हो जाती है। गति समन्वय वैकल्य, डिस्फेजिया, गति समन्वय नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इसको इन्हें हिंदी में जो है आई थिंक डिस्फेजिया ही लिखना चाहिए। ये तो फिर क्या कहते हैं उसको, प्रैक्सिया का हिंदी विकल्प लिख दिया है, तो इसको डिस्फेजिया ही लिखेंगे, डिस्फेजिया, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि लैंग्वेज को समझने में और कम्युनिकेट करने में समस्या है बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? ये कहता है टू एंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसग्राफिया, यानी वो बच्चा जिसको लिखने में दिक्कत है,
डिस्ग्रेफिया, ग्राफ मतलब लिखने से संबंधित है, ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो डिस्ग्राफिया वाले बच्चे के लिए आपको क्या काम करना है, इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको उसको इंक्लूड करना है, इंक्लूजन चाहिए उसका, तो क्या चीज करनी चाहिए, फटाफट से बताएंगे आप। अलाउ यूज ऑफ ऑडियो रिकॉर्डर और अ लैपटॉप इन क्लासरूम, यानी ऑडियो रिकॉर्डर का इस्तेमाल होने दें। एक्सटेंसिवली यूज रिटन टेस्ट, भाई जिसको लिखने में दिक्कत है उसके लिए रिटन टेस्ट तो गलत तरीका है। मेक इट कंपलसरी, रिटन टेस्ट देने से लिखने की दिक्कत थोड़ी खत्म हो जाएगी, उसको प्रॉब्लम है, वो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, वो ऐसा नहीं कि वो आलस में नहीं लिख रहा। मेक इट कंपलसरी टू राइट ऑन प्लेन और अनरूल्ड शीट्स, ये भी बच्चे को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। सेट फिक्स टाइमलाइन, नहीं, फ्लेक्सिबल रखना है बच्चे के लिए, तो आप ऑडियो रिकॉर्डर और लैपटॉप इन अ क्लासरूम डिस्ग्राफिया वाले बच्चे के लिए ये कर सकते हैं कि भाई तुम बोल के सुना दो, कोई चीज है तो, है ना, या फिर ऑडियो रिकॉर्डर की मदद लेके, या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है टाइपिंग में दिक्कत ना हो, और डिफरेंट तरीके हैं, मल्टीपल वेज हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा फटाफट से, ये क्या कहता है भाई, ये कहता है व्हाट आर दी फॉलोइंग बिहेवियर्स प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपल्सिविटी, लो अटेंशन स्पैन, फिजिटिंग, इनेबिलिटी टू सिट फॉर लॉन्ग। निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं कि आवेगशीलता, हाइपर एक्टिव है बच्चा, इंपल्सिव है, जो मन में आता है कर देता है, किसी को मन किया चाटा मारने का चाटा मार दिया, है ना, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, ध्यान ज्यादा देर तक नहीं, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता, है ना, वो फिजिटिंग होता है, हाथ कुछ भी करते रहते हैं बच्चे, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा, तो ये सब किसके अंदर आएगा, ऑटिज्म में, गिफ्टेडनेस में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में, या क्रिएटिविटी में, बताइए मैडम, क्या क्रिएटिविटी में लगा दूं? इतना तो गलत ये भी नहीं बता रहे। फटाफट से बताओ किस में लगाएं, क्रिएटिविटी में, गिफ्टेडनेस में, अच्छा ठीक है, और थर्ड ऑप्शन एडीएचडी, एग्जैक्टली। देखो क्योंकि यहां पे ना चीजें मर्ज हो रही हैं, क्योंकि जो ये आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसमें होते हैं कई सारे डिसऑर्डर, मैंने बताया था एडीएचडी भी इसी से संबंधित है, अम्ब्रेला टर्म है इसके अंदर, जैसे अम्ब्रेला होता है ना उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं, वैसा ही है एडीएचडी, इसमें एडीएचडी भी है, ओसीडी भी है, ऑटिज्म भी है ना। तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पे आपको ये स्वालीनता भी लग सकता है और अवधान न्यूनता, अति सक्रियता, विकार भी लग सकता है। क्यों समझते हैं, आवेगशीलता, इंपल्सिविटी, देखो इंपल्सिविटी तो सीधा सीधा है रिलेटेड एडीएचडी से, क्योंकि बच्चा हाइपर एक्टिव है, कम समय तक ध्यान केंद्रित करना, वो भी एडीएचडी में होता है। व्यग्रता, बहुत देर तक, अब ये व्यग्रता जो है फिजिटिंग, ये फिजिटिंग वाला केस ऑटिज्म में भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि यहां एडीएचडी के बारे में ज्यादा चीजें दी हुई हैं, वो सिर्फ एक चीज है जो एडीएचडी वाले बच्चे के केस में भी संभव है। अगर आपसे ऑटिज्म पूछेगा तो आपको कहेगा स्टीरियोटिपिकल यानी रेपिटेटिव बिहेवियर, सोशल कम्युनिकेशन में दिक्कत, बच्चे को बार बार रेपिटेटिव बिहेवियर कर रहा है, और फिजिटिंग साथ में हो सकता है। लेकिन इतने सारे जो लक्षण है कि अटेंशन में कमी है, सिट नहीं कर पा रहा, बहुत देर लंबे समय तक बैठ नहीं पा रहा, इंपल्सिव है, ये सब एडीएचडी में आएगा। तो थर्ड ऑप्शन यहां सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मूर्ति अ ग्रेड 4 स्टूडेंट इज एबल टू रीड ओनली एट द लेवल ऑफ ग्रेड 1, यानी कक्षा 4 का विद्यार्थी कक्षा 1 के लेवल की ही किताब पढ़ पाता है। ही ऑल्सो हैज डिफिकल्टी मैचिंग साउंड्स, स्पेलिंग वर्ड्स एंड रीडिंग लेटर्स, यानी वो साउंड को लेटर्स के साथ नहीं मैच कर पा रहा, फोनोलॉजिकल जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा, है ना, बहुत बढ़िया विकास। तो बताइए फटाफट से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है बच्चा, तो रीडिंग में दिक्कत है, तो डिस्प्रेक्सिया तो होगा नहीं, ये तो मोटर स्किल्स से संबंधित है, चलने फिरने, कोई एक्टिविटी करने, बटन लगाने, ये सब में। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से संबंधित है, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है, यहाँ बात हो रही है पढ़ने की, स्पेलिंग रिलेटेड दिक्कत हो रही है याद रखने में, तो पठन वैकल्य या वैफल्य है। ठीक है जी, आगे बढ़ें।